Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Gap and the Gain, written by Dan Sullivan and Dr. Benjamin Hardy's collaboration, page number 58. हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो रिसर्च हुई है, स्टडीज़ हुई हैं, और जिससे ये प्रूव होता है कि हमारी जो बिलीफ है, हमारी जो धारणाएं हैं, वो किस प्रकार से हमारे थॉट प्रोसेस में अभाव या गेन, फ़ायदा, प्रचुरता उसको इम्पैक्ट करती है। तो सेकंड स्टडी में ये देखा गया कि जो कुछ फूड हेल्दी है और कुछ फूड हेल्दी नहीं है, तुम इस खाने को डाइजेस्ट करते हो, कैसे करते हो, ये सब भी एक बिलीफ सिस्टम पे डिपेंड करता है। इस स्टडी के अंदर पार्टिसिपेंट्स को 2 सेपरेट ग्रुप में डाला गया। एक ग्रुप को मिला मिल्क शेक, जिसके लेबल पे लिखा था 620 कैलोरीज है और उसका फैट कंटेंट वगैरह बहुत ही हाई है। अदर ग्रुप जो है उसको जो मिल्क शेक मिला उसके अंदर 120 कैलोरीज थी और बहुत सारे न्यूट्रिएंट थे। इन बोथ द केसेस जो मिल्क शेक था उसमें 380 कैलोरीज थी और सेम तरह के न्यूट्रिएंट थे। लोगों का मिल्क शेक के बारे में परसेप्शन को जानना और उसका एक्चुअल में फिज़ीक पे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या रिस्पॉन्स आता है, उसके लिए रिसर्चर्स ने 3 बार ब्लड सैंपल्स को लिए। मैं बाकी डिटेल्स को स्किप कर रही हूँ और इसके रिज़ल्ट पे आ रही हूँ सीधे। जिन लोगों को ये पता था कि मिल्क शेक में 620 कैलोरीज हैं, वो उसको पीने के बाद में देवर फीलिंग फुल। उनको ये विश्वास था कि इसके अंदर मतलब फुल पेट भर गया। जिनको ये लग रहा था कि 120 कैलोरी है, उनको ये लग रहा था भाई ये बॉडी के लिए तो ठीक है लेकिन हम फुल नहीं हैं। और सब पार्टिसिपेंट ने तो सेम मिल्क शेक पिया था। तो कंटेंट उस मिल्क शेक का क्या था ये मैटर नहीं करता, कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ क्या था उसने शेप किया मीनिंग और इफ़ेक्ट ऑफ द कंटेंट। तो जो भी एक्सपीरियंस था उसको फ्रेम किसने किया? संदर्भ ने, यानी कॉन्टेक्स्ट ने। राइटर कहता है अगर आप ट्रोमा को भी लें, सदमा जिसे हम बोलते हैं, 2 लोग एक ही इंसिडेंट को अलग अलग ढंग से एक्सपीरियंस करते हैं। किसी एक के लिए बहुत ही ट्रोमेटिक हो सकता है, दूसरे के लिए बिल्कुल भी नहीं। तो ना मेरे हम 10 मम्मी लोग 10 भाई बहन हैं, तो हम 40 बच्चे थे बचपन के अंदर। उसमें सारे गोरे थे, सिर्फ एक मैं और मेरी कज़न काले थे। और बराबर मेरी नानी बोलती थी इनके ब्याह में ज़्यादा पीसा लाक्सी, शादी में ज़्यादा पैसे लगेंगे। तो मेरी जो कज़न है उसके लिए अभी भी बहुत ट्रॉमेटिक है, जिसमें कि नाउ वी आर बोथ 65 प्लस, और वो उसको याद करती है। मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो जो ये एक्सपीरियंसेस है ना हमारे, जो हम इसको मतलब दे देते हैं, जो हम इसको फ्रेम कर लेते हैं, तो अगर आप अपना कॉन्टेक्स्ट चेंज कर लें, संदर्भ चेंज कर लें, तो मीनिंग बदल जाएगा। मीनिंग बदल जाएगा तो जो उसकी साइकोलॉजिकल और फिज़िकल इम्पैक्ट है इस कंटेंट का आपकी बॉडी के ऊपर, वो बदल जाएगा। तो सिद्धांतिक रूप में आप सबके लिए, मेरे लिए और आपके लिए ये है कि किसी भी सिचुएशन को हम मेजर कैसे करते हैं, उसकी कीमत कैसे देखते हैं, कैसे हम एक्सपीरियंस को उसके साथ डेवलप करते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, क्या कॉन्टेक्स्ट से उसको एक्सपीरियंस करते हैं, क्या वो गैप में है, क्या वो गेन में है। तो अगर आप गैप में हैं, अगर आप समझो दिन में आप 1 डज़न टाइम गैप में आ गई, ये नहीं वो नहीं, तो इसका जो साइकोलॉजिकल और फिज़िकल इम्पैक्ट है ना आपकी बॉडी पे, ये बहुत ही टेंजिबल होगा, ये आपको दिखेगा, और ये बॉडी पे हैवी, एंग्शियस, स्ट्रेस्ड और अनहैप्पी होगा। और गेन का भी एक अपना टेंजिबल फिज़िकल इफ़ेक्ट है। ये लाइट है, एनर्जाइजिंग है, फ्रीइंग है और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है। और इसी तरह से जो गेन है ना, जब हमें ये लगता है हमें फ़ायदा हो रहा है, हमारी ज़िंदगी जो है प्रचुरता की तरफ चल रही है, तो ये बहुत ही पावरफुल और एनर्जाइजिंग कॉन्टेक्स्ट है जब हम किसी भी एक्सपीरियंस को व्यू करते हैं। सो बिना किसी प्रश्न के, मतलब बिना किसी डाउट के, ये प्रूवन है कि जो नन्स हैप्पी थी वो 10 साल ज़्यादा जी,
क्योंकि वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड में थी। एट द सेम टाइम इन द सेम सर्कमस्टेंसेस अनहैप्पी नन जो थी, उन्होंने उस एक्सपीरियंस को नेगेटिव या न्यूट्रल लिया। सेम एज हैपन विद द मिल्क शेक, हमने ये देखा। जब आप गेन में होते हो ना, तो आप हर चीज़ को परसीव करते हो अपनी ज़िंदगी में, इवन चैलेंजिंग एक्सपीरियंसेस जो होते हैं उसको भी गेन में। मैंने कई बार अपनी बुक में बताया, किसी ने मेरी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा कर लिया, मैं रोने लग गई। तो मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने बोला शालिनी, आप तो फिल्म की हीरोइन की तरह है, 65 ईयर्स की उम्र में भी कितने सारे एक्सपीरियंस हो रहे हैं, लोग तो रिटायर होके बैठ जाते हैं। तो जैसे फिल्मी हीरोइन आपकी जगह होती तो क्या करती? मैं लड़ाई झगड़े होते, पोजेशन लेती, एंड आई टुक द पोजेशन बैक। अब जब भी मेरी लाइफ में कोई घचर पचर हो रहा होता है ना, मुझे उसकी बात याद आ जाती है कि दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लाइफ एक्सपीरियंस एंड देर इज़ समथिंग टू गेन फ्रॉम दैट। तो ना, आप में किसी भी चैलेंजिंग स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस से निकल सकते हैं, लेकिन बॉडी उसको पॉजिटिवली हैंडल कर सकती है अगर आप उसको फ्रेम करें इन गेन। तो मोस्टली जो एक आम जिंदगी हम जी रहे होते हैं ना, उसमें कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स नहीं हो रही होती हैं, लेकिन हमारे पास चॉइस है कि हम उसको देख कैसे रहे हैं। राइटर अपने एक फ्रेंड जेफ का एग्जाम्पल देता है कि जो रिसेंटली डिवोर्स हुआ, और वो इस डिवोर्स को कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, 100% कमिटेड था अपनी वाइफ में के लिए, प्यार करता है उसको, 3 बच्चे हैं, पर उनकी इसकी वाइफ ने डिसाइड किया कि वो एक डिफरेंट लाइफस्टाइल चाहती है। उसने बहुत कोशिश की 18 महीनों तक कि उनकी वाइफ उनका अपना मन बदल दे, पर उसने नहीं बदला। जेफ ने ये डिसाइड किया कि वो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप रखेगा अपनी एक्स वाइफ के साथ में, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसने इंटेंशनली अपने माइंड में फ्रेम किया कि भाई हमारा रिलेशनशिप में भी हस्बैंड वाइफ की तरह नहीं चल रहा, बट स्टिल ही विल नॉट ब्लेम, ही विल नॉट गेट इमोशनल ट्रोमा टू हिज चिल्ड्रन, नॉट टू हिज बिलीफ सिस्टम, नॉट टू हिज पर्सनैलिटी। उसने अपनी वाइफ को ना ब्लेम किया, ना अपने आप को ब्लेम किया, ना वो गुस्सा हुआ। ये इम्पॉर्टेंट था जेफ के लिए कि वो इस इतने क्रूशल टाइम के ऊपर भी गेन में रहा। उसे मालूम था कि अगर मैं गैप में चला गया तो मैं महीनों और सालों के लिए अपनी आगे आने वाली ज़िंदगी में डीरेल हो जाऊंगा। ही डिडंट वांट दैट टू हैपन। ही हैड 3 यंग किड्स ऑल्सो, और उसको अपनी बीवी को प्यार करता, तो उसको अपनी शादी के लिए कोई रिग्रेट भी नहीं था। वो उदास था कि ये ओवर हो रही है, लेकिन क्योंकि वो हाईली स्पिरिचुअल पर्सन था, तो उसने ये विश्वास किया कि भगवान के पास में शायद उसके लिए एक डिफरेंट रोड मैप है। उसने अपनी वाइफ को बेस्ट विशेस दी फॉर द लाइफ शी इज़ चूजिंग फॉर हर सेल्फ, और उसने चूज़ किया कि वो अपनी वाइफ को तो भी रिस्पेक्ट करेगा, प्यार करेगा, क्योंकि वो इसकी अपनी सिलेक्शन थी। ही चोज़ द एंटायर व्यू टू बी ऑन द गेन। ये इंटेंशनल फ्रेमिंग जो उसने अपने लिए बनाई, उसने हेल्प की कि वो अपनी वाइफ से गुस्सा नहीं था, एम्पैथेटिक था। वो उसके लिए बैड पर्सन नहीं बनी, विलन नहीं बनी। उसने चूज़ किया कि वो उसको एक ब्यूटीफुल पर्सन की तरह फ्रेम करेगा। बिल्कुल क्लियर था कि ये उसके लिए एक पेनफुल एक्सपीरियंस था, लेकिन आपका जो हार्डेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ का है ना, वो आपका पोटेंट पीक एक्सपीरियंस बन सकता है, आपको लेसन सिखा सकता है, आपको एक डिफरेंट धारणाएं दे सकता है, जो ट्रूली क्लैरिफाई करती है कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हैं। गेन में रहने से जेफ में क्षमता थी कि वो अपने पास्ट को पॉजिटिवली फ्रेम कर सके और ग्रैटिट्यूड में रह सके। तो वो स्लम्प में नहीं गया, वो बहुत लंबे समय तक डिरेल्ड नहीं हुआ। उसको ये नहीं लगा कि मेरी ज़िंदगी में अब कुछ है ही नहीं। तो बीइंग इन गेन, ये सिर्फ आपको हैप्पी ही नहीं बनाता है, ये आपको रेजिलिएंट बनाता है। जब लाइफ के चैलेंजेस आते हैं, आप पक्के और मजबूत होते हैं। ये आपकी हेल्थ को बढ़ाता है, आपकी लॉन्गेविटी को बढ़ाता है। अब जब हमें ये पता लग गया है कि गैप और गेन के फिज़िकल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होते हैं, तो चलिए हम ये भी सीखते हैं कि जब हम अचानक से अभाव के दृष्टिकोण में जाते हैं तो हम क्या करें। तो पहला पॉइंट तो यही है, पेज नंबर 63 पे, बी यूनिक एंड डोंट कंपेयर। आप अपने आप में खुद का एक सैम्पल हैं, आपके जैसा डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। तो इंस्टेड कि हम फोकस करें लोगों के साथ कंपेयर करने के अंदर, हम फोकस करें अपनी वैल्यूएबल थिंकिंग पर, एक्शन पे, जो हमारी यूनिक थॉट्स और एक्सपीरियंसेस के थ्रू बनी है। तो फिर नो जान जैसे भी आप माइंडसेट में हो, आप गेन माइंडसेट में पहुंच ही जाएंगे।
राइटर कहता है कि जो कंपैरिजन है ना, इससे सारी खुशियाँ छिन जाती है। और एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल उसने अपने घर का दिया है कि उसकी 2 बेटियां हैं जो ट्विन है, 2 साल की हैं, और रबर के स्पून राइटर के पास 6 थे, जिसको उसने अपनी बेटी ज़ोहरा को अ, खेलने के लिए दिया, और उसकी दूसरी बेटी होप ने उसमें से एक ले लिया। अब ज़ोरा रो रही है क्योंकि उसको वो 1 चम्मच चाहिए। राइटर कहता है उसके हाथ में 5 है जिसको वो पकड़ भी नहीं पा रही है। उससे वो खुश नहीं है कि उसके पास अभी तो 1 भी नहीं था, 5 है। लेकिन वो जो 1 नहीं है, वो उसके लिए रोना कर रही है। तो वो 5 को वो एन्जॉय भी नहीं कर रही है, रादर लाइफ में उसका मिस फील कर रही है। एंड दिस इज़ अबाउट अ 2 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड। राइटर कहता है इसी तरह से आप अपने आप को पूछिए। कहता है मैं भी अपने आप को पूछता हूँ कि मैं कितनी बार इस तरह से अभाव में जाता हूँ सब कुछ होते हुए भी। एक और एग्जाम्पल वो अपनी लाइफ से देता है कि हम अपने बच्चों के साथ डिज्नी वर्ल्ड गए और मेरा बेटा कुकीज़ खाना चाहता था। हमने कुकीज़ ऑर्डर की और कुकीज़ में से बच्चों को बांट के तोड़कर दी, तीनों चारों बच्चों को। अभी तक उसके पास कुकीज़ नहीं थी, उसको कुकीज़ चाहिए थी, और अब वो रोने लग गया कि मेरी कुकी का पीस दूसरे की कुकी के पीस से छोटा है। अब वो अनहैप्पी नहीं था, वो असंतुष्ट भी था, पहले से ज़्यादा मूड ऑफ था, कमी में था। जब नहीं थी तो बेटर था बल्कि। तो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन से राइटर, कि हमारी जो सिचुएशन थी जिसमें कुछ भी नहीं था, उससे जब आज अब है तो वर्स्ट है, क्योंकि हमें और ज़्यादा चाहिए था। हमने इतना कुछ गेन किया लेकिन हम उसे महसूस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम स्वॉलोड अप है। हमें ये गैप, हमें अभाव की भावना ने एकदम जकड़ लिया है। दोनों बच्चों ने क्या किया? इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ स्टेटस। अरे मेरा तो अधिकार है, ये तो मेरे को होना ही चाहिए, आई डिज़र्व इट। जैसे ही उनकी डॉटर को 6 चम्मच मिले तो उसको ये लगा कि ये तो मेरा अधिकार है, ये 6 मेरे ही हैं। उसने एक कैसे ले लिया, और इमोशनली रिएक्टिव और इरेशनल है, और ये फेल कर रही है इसको फैक्ट को अप्रिशिएट करने से कि भैया मुझे 5 चम्मच का फ़ायदा भी तो मिला है। 5 ज़्यादा होने के बाद में भी वो बिल्कुल मिजरेबल है। तो जब नहीं थे तो इमोशनली बेटर थी, अब जब हैं तो इमोशनली वर्स्ट है। अपनी ज़िंदगी में झांक के देखिए क्या ऐसा है। मेरी ज़िंदगी में तो ऐसा है, जब आई थी तो कुछ भी नहीं था, आज इतना कुछ है तो भी लगता है कि यार कम क्रिएट किया, लोगों ने मुझसे ज़्यादा क्रिएट कर लिया। कंपैरिजन तो मैं कर रही हूँ यहाँ पे। ऐसा लगता है कि शायद हम ट्रीट नहीं हो रहे फेयरली, हमारे साथ कुछ ज़्यादती हो रही है। इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग की जब रिसर्च हुई है तो हमने ये देखा है कि जब एक व्यक्ति को कोई अनफेयर डील लगता है कि मुझे मिली कि ये तो फेयर नहीं है, तो वो बाकी सारे ऑफ़र को भी एंटायरली रिजेक्ट कर देता है। एक ऐसी सिचुएशन में आता है कि अब उसके पास कुछ भी नहीं है, पहले तो कुछ था। तो रिसर्च ने ये देखा है कि जिन लोगों की लो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है ना, ये हाईली सेंसिटिव होते हैं टू फेयरनेस वायलेशन। इसने मुझसे जस्टिस नहीं की, मैं तो ये डिज़र्व करती थी। विल बी अपसेट। मेरा भी कुछ किस केस ऐसा ही है, पक्की बात है। फिर हम टेंट्रम शो करते हैं टू गेट व्हाट वी वांट। हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं दैट देयर इज़ अ कंट्रोल। इमोशनली अटैच हो जाते हैं, ये विश्वास करते हैं कि ये तो मेरा ही होना चाहिए। जब वो नहीं मिलता है तो रोना चालू करते हैं। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि जो वांट है, जो इच्छा है, ये नीड बन जाती है, ज़रूरत बन जाती है, और वहीं से होती है इमोशनल रिएक्टिविटी, एक अनहेल्दी नीड कि ये फेयर नहीं है, मुझे तो ये चाहिए। अब इसे मैनेज कैसे करें? एक ही तरीके से इसको मैनेज किया जा सकता है, एंड दैट इज़ ग्रैटिट्यूड, दैट इज़ शुक्राना। रिसर्च ने ये देखा है कि लोग जो ग्रेटफुल होते हैं ना, वो ओवरली ऑब्सेस्ड नहीं होते हैं कंपैरिजन से, फेयरनेस से। इंस्टेड वो स्मार्ट शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक डिसीजंस क्रिएट करते हैं। और अगर उनको ये भी लगता है कि आउटकम अनइक्वल है, जितने भी पार्टीज इन्वॉल्व है, स्टिल दे मूव अहेड। शुक्राने में होना अप्रिशिएट कराता है आपको जो आपके पास ज़िंदगी में है। ये आपको हेल्प करता है कि आप स्मार्ट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डिसीजंस लें।
एक बात स्पष्ट करना चाहता है पेज नंबर 67 पे राइटर कि गेन में रहने का मतलब ये नहीं कि आप पुश ओवर हो, मीन्स ऐसा नहीं है कि किसी ने आपसे अनफेयर किया और आपने उसको ले लिया। इसका सिंपली मतलब ये है कि आप हमेशा ज़िंदगी में जो आपने पाया है उसको अप्रिशिएट करते हैं। आप अगर कोई नहीं मिल रहा है तो उससे ओवर रिएक्ट नहीं करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। तो टाइम है एक क्विक एक्सरसाइज का। अपनी जर्नल निकालें, डायरी निकालें और इन क्वेश्चंस को आंसर दें कि एज व्हेन वाज द टाइम यू वेंट इनटू गैप बिकॉज यू वेंट फ्रॉम वांटिंग समथिंग एंड बिलीविंग यू नीडेड इट। कि ऐसा कौन सा टाइम था कि जब आप कुछ चाहते थे, आपको नहीं मिला और वो ज़रूरत बन गई। फॉर एन एग्जाम्पल, व्हेन माय फादर हैज़ अ बंगलो इन वृंदावन, उन्होंने बाकी जितनी प्रॉपर्टीज़ अमृतसर दिल्ली की थी मेरे भाइयों को दी, तो मुझे पता था कि ये वो मुझे दे रहे हैं, उन्होंने सबको बताया भी था। तो मेरी इच्छा थी कि वो घर मुझे मिले और मैं उसमें रहूं। लेकिन जिस समय उनकी डेथ हुई और मेरे भाइयों ने ये बोला कि ये विल फोर्स्ड है, तो वांट की जगह नीड बन गई कि मेरी सेटिस्फैक्शन के लिए ज़रूरत थी। मैंने रहना थोड़ी था वहाँ पे, वो घर कभी मेरी ज़रूरत तो नहीं है ना, ना था ना है, लेकिन एक गैप तो वहाँ पर बना। तो ये मेरा आंसर है इस क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन वाज द टाइम यू वेंट इनटू गैप बाय कंपेयरिंग योरसेल्फ टू समवन एल्स। तो हाँ, बहुत बार करती हूँ मैं कि जो दूसरे स्कूल है जो गिफ्ट पैकेजिंग के जो शॉर्ट टर्म क्लासेस लेते हैं, उनका इंस्टाग्राम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखती हूँ। मेरा महंगा कोर्स है, कम स्टूडेंट्स आते हैं, पर एक बार तो लगता है यार इसके पास तो बड़े स्टूडेंट है कंपेयर करने से। आप देखो आपको क्या लगता है। एंड द थर्ड क्वेश्चन है कि आपने कब ग्रैटिट्यूड या शुक्रानों को यूज़ किया टू रीफ्रेम योर सिचुएशन इन टू गेन एंड मूव फॉरवर्ड। कि लोगों को बोला कि हाँ जी ठीक है, लोगों को क्या बोला, मतलब अपने आप को बोला, लिखा थैंक यू गॉड फॉर सो एंड सो थिंग्स एंड यू मूव अहेड। आई डू इट एवरी डे इन द मॉर्निंग, बीइंग इन शुक्राना। अगर ऐसा नहीं करती ना, तो आप सोचो इतना करने के बाद भी गैप में, जो ह्यूमन माइंड है ना, इसको हमेशा कुछ ना कुछ खुराफात, बंदे को कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ सॉल्व करना है ना। मेरे कोच ऐसे ही बोलते हैं, सो यू रियली नीड टू बी इन कंट्रोल ऑफ दैट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ, थैंक यू सो मच।